अपॉइंटमेंट्स। पहली न्यूज़ बताओ ये क्या है। इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस एक वर्ड समझो, एफबीआई क्या है। एफबीआई क्या है? व्हाट इज एफबीआई? हाँ, जल्दी बताओ। मूवीज में नहीं सुना तुमने एफबीआई? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ो जरा न्यूज़। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन काश पटेल एज द नेक्स्ट एफबीआई डायरेक्टर। सीयूईटी में सीधा नाम पूछेगा कि कौन अपॉइंट हुआ है। क्लैट में तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, या जो अगर जो पढ़ा लिखा थोड़ा बनना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए एफबीआई क्या है। एफबीआई क्या है? जैसे इंडिया में अगर कोई क्राइम होता है तो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन सी होती है? सीबीआई। अगर बाहर का मैटर है तो एक्सटर्नल थ्रेट है कोई, इंडिया के अगेंस्ट कोई बाहर कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लेट्स से श्रीलंका में कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में बॉम्ब फोड़ेंगे, तो कौन सी एजेंसी इंडिया की इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसको ध्यान रखना ये ना हो? रॉ। जब इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आती है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से खतरा है, उसको कौन देखता है? रॉ। और जब इंटरनल सिक्योरिटी में दिक्कत आती है, कोई हजरतगंज में बैठ के सोच रहा है मैं बॉम्ब से विधानसभा उड़ा दूं, वहां पे काम आता है आईबी का, इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो। इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो, आईबी एंड रॉ। दो एजेंसीज हैं, रॉ और आईबी। रॉ करता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी और आईबी करता है इंटरनल सिक्योरिटी। अमेरिका में इंटरनल सिक्योरिटी का काम इसका है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल नाम से क्या समझते हैं? देखो, गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिटरी और एक होती है फेडरल। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहां पे पूरे देश में एक ही जगह पे सेंटर में ही सारी सत्ता स्थापित हो, जैसे ब्रिटेन। इंडिया क्या है? इंडिया में जो पावर शेयरिंग है वो एक लेयर पे है कि दो लेयर पे? दो लेयर पे, तभी तो चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट लॉज, है ना। इंडिया में जो पावर है वो डिवीजन जो है पावर, वो सेंटर और स्टेट के बीच में है। जिस कंट्री में सारी पावर सेंटर के पास हो, जैसे चाइना, जिस कंट्री में सारी पावर एक सेंटर के पास हो, जैसे यूके, जिस कंट्री में सारी पावर एक गवर्नमेंट के पास हो, जैसे श्रीलंका, नेपाल, ये सारी होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द पावर इज सेंट्रलाइज्ड at one level. The countries in which the power is shared between the center and the state are called as federal governments. अब यूएसए क्या है? यूएसए क्या है इस लॉजिक से? यूनिटरी और फेडरल में अंतर समझे? यूनिटरी मतलब द पावर इज कंसंट्रेटेड एट वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर। फेडरल मीन्स द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इन द इंडिया इज फेडरल, बट हम क्वासी फेडरल है। यहाँ पे समझो क्यों क्वासी फेडरल है। क्वासी का मतलब होता है हाफ। क्वासी का मतलब होता है हाफ। इंडिया इज सेड टू बी हाफ फेडरल। क्यों? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट कोई सजा सुनाएगा तो पूरे देश पे लागू होगी। मोदी जी नोट बंद करेंगे तो पूरा देश में नोट बंद होगा। द सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। प्योरली फेडरल में क्या होगा? सेंटर और स्टेट इक्वल पावर शेयर करेंगे। क्वासी फेडरल में बड़ा भाई और छोटे भाई का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में है क्वासी फेडरल। कुछ कंट्रीज हैं यूनिटरी और कुछ कंट्रीज हैं प्योरली फेडरल, जैसे अमेरिका। इसीलिए अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? 50। तो अमेरिका में कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेट में कोई चीज इलीगल है और दूसरे में नहीं। मतलब मैं सैन फ्रांसिस्को में शायद ड्रग्स बेच के कैलिफोर्निया आ जाऊं। सैन फ्रांसिस्को में ड्रग बेचना शायद, फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ वहाँ पे कैसे लॉ होता है। सैन फ्रांसिस्को में हो सकता है ड्रग लीगल हो, बट
कैलिफोर्निया में इलीगल हो। तो मान लो मैंने इलीगल वाली जगह बेची और फिर मैं भाग के लीगल जगह आ गया। तो अमेरिका में इसलिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही स्टेट बदलता है लॉज बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे सेंटर और स्टेट बराबर के माने जाते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई, बट द छोटा भाई इज ऑल्सो इक्वली पावर विद बड़ा भाई। इंडिया में बड़ा भाई इज मोर पावरफुल देन छोटा भाई। इंडिया इज क्वासी फेडरल, यूएस इज फेडरल, यूके श्रीलंका नेपाल आर यूनिटरी। समझ में आया? पक्का? खाली सीयूईटी में बस याद रखिए कि एफबीआई के नए कौन है। मेरी बात समझो, रटने को तुम ये रट लो, बट तुमको एफबीआई क्यों नहीं पता होना चाहिए? 18 साल के हो, है ना? आगे चलो। अब क्या लिखा है? इसकी इंटरनल कहाँ पे? वो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। एफबीआई उनका अंदर लोकल का काम देखेगा, बाकी उनके पास बहुत कुछ है, मार्को और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस पे आओ, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? जल्दी बता दे कोई। करता क्या है? क्या करता है डब्ल्यूटीओ? देखो, मान लो ये इंडिया है, इंडिया को बाहर कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, इंडिया को बाहर कोई सामान एक्सपोर्ट करना है। या मान लो यहाँ चाइना है, चाइना को कोई सामान हमारे यहाँ डंप करना है। अब चाइना, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये वॉच, तो चाइना ये वॉच मान लो 50 रुपये में बना देती है, तो इंडिया में वो 70 रुपये की बेच रही है। ठीक। सेम चीज़ इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की कंपनी जो वॉचेस बनाती है, मैन्युफैक्चरर्स, वो इस वॉच को 100 रुपये में बना पा रही है। समझो बात को। जब हिंदुस्तान में वॉच बनती है तो 100 रुपये की बनती है, चाइना में बनती है तो 60 की बनती है, 50 की बनती है। अब बोलोगे वहाँ सस्ता क्यों बनता है? वो स्केल पे बनाते हैं। समझ में आ रहा है? एक बनाऊंगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन अगर 1 लाख बनाऊंगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना। स्केल पे काम करता है चाइना। तो मान लो चाइना ने यहाँ पे आके ये घड़ियाँ डंप कर दी, चाइना ने आके ये घड़ी 70 रुपये पे डंप कर दी। अब जो इंडिया में घड़ी बना रहा था, वो भी तो वोटर है सरकार का, वोट तो वो भी देगा, नागरिक तो वो भी है। इस 70 रुपये से फायदा किसका हो रहा है? कंज्यूमर का। चाइना का तो हो ही रहा है। तुम दिमाग लगाओगे क्या, चाइना का है कि इंडिया का है? 70 रुपये का है तो मैं 70 का लूंगा, सेम वॉच, है ना? लेकिन इसमें मरता कौन है? इंडियन मैन्युफैक्चरर। अब ऐसी जगहों पे भारत सरकार 30 रुपये इस पे टैक्स लगा दे अगर, तो ये कितने की हो गई? अब होगा फेयर कंपटीशन। समझ में आ रहा है? डब्ल्यूटीओ ये नहीं चाहता है कि तुम ट्रेड रोको, डब्ल्यूटीओ चाहता है दुनिया में ट्रेड और बढ़े। डब्ल्यूटीओ चाहता है दुनिया में ट्रेड और बढ़े, क्योंकि देखो समझो बात, जब इंडिया जैसे देश आज़ाद होना शुरू हुए 1947 के आसपास, 1 मिनट, जब इंडिया जैसे देश आज़ाद होना शुरू हुए कब? 1947 के आसपास। तो ये दूसरी कंट्रीज से बहुत डरते थे, यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने से। क्यों डरते थे? क्योंकि इंडिया पे रूल किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनको ये डर था कि कंपनी क्या करेगी, अल्टीमेटली आके हमें रूल करेगी, तो कंपनी से बहुत डरते थे। तो जो यूरोपियन और यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज थी, अब इनका माल बिकना बंद हो गया इंडिया जैसी कंट्रीज में। तो इन लोगों ने मिलके क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बना दो। उसका उसका पुराना नाम रखा था गैट्स। जब ग्रुप बनाया गया तो नाम क्या रखा? गैट्स। ये कब बना? 1948 में। पूछता है ये भी क्वेश्चन। गैट्स का काम था कि दुनिया में जितने गुड्स फ्लो होंगे, गुड समझते हो? वस्तु। वॉच इज अ गुड, लिटिगेशन इज अ सर्विस, टीचिंग इज अ सर्विस, सीए इज अ सर्विस, सेलिंग वॉचेज इज गुड्स, वस्तु और सेवाएं। तो इन्होंने वस्तु सारे कवर करा दिए किसमें? गैट्स में। गैट्स एक अग्रीमेंट था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। याद नहीं करना, तुम गैट्स याद रखो। और गैट्स में बोला कि दुनिया में जितने देश हैं जो गैट्स को साइन करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे? फ्री ट्रेड। ना तुम मेरे पे कोई
प्रॉब्लम करना, मैं ना तुम्हारे में प्रॉब्लम करूंगा, दुनिया एक साथ चलेगी, क्योंकि इनको ज़रूरी थी ना। देखो अभी मान लो मैं यूरोपियन कंपनी हूँ, तुम इंडिया हो, मैं मेरी एक कंपनी आई 200-300 साल में, तुम्हें रूल किया, लूटा पाटा भाग गए। अब किसी तरीके से तुमने हमको निकाला है ना। लेकिन हम जब अपने घर जाएंगे तो जो मेरे यहाँ पे सामान बना रहे थे लोग, वो हमसे क्या बोलेंगे कि सर सामान भिजवाइए। तो हमने बीच में मॉनिटर खड़ा कर दिया, ये काम मेरे इशारे पे कर रहा था। लेकिन अब तुम भरोसा कर पा रहे थे कि ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि बीच में ये भी बैठा है, कुछ अग्रीमेंट हो रखे हैं। अब इसमें कवर क्या था? गुड्स। अब इंडिया जैसे देश हमेशा गुड्स में पीछे थे। खुद सोचो, हमने तुमसे हम यूएस है, तुम इंडिया हो, हमने तुमसे कहा भाई दोनों अपन फ्री ट्रेड करेंगे, मैं जो तुम्हें दूं तुम मुझ पे टैक्स मत लगाना, तुम जो मुझे दोगे मैं तुम पे टैक्स नहीं लगाऊंगा। अब अमेरिका आके तुम्हें कोको कोला देगा, पेप्सी को देगा, माइक्रोसॉफ्ट देगा, जनरल मोटर्स देगा, मैकडोनल्ड्स देगा, है ना, इतने सारे फैशन ब्रांड देगा, तुम क्या दे रहे हो और यूएस को? अभी हम 1948 में हैं, 50 में तुम कुछ दे पा रहे हो? 60 में, 70 में, 80 में, बताओ। 90 में, 90 में दे पाओगे? 1991 में इंडिया में हो जाएंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म से फॉरेन कंपनियां इंडिया में काम करने आएंगी। जब फॉरेन कंपनियां काम करने आएंगी तो उनको बदले में क्या चाहिए होगा? सस्ता लेबर, चीप लेबर। कंपनी आएगी ना अपने साथ, लेबर थोड़ी लाएगी, लेबर तो उसको कहाँ से चाहिए? अब वो इंडिया में रेवोल्यूशन लाएंगे। कौन सा रेवोल्यूशन? यहाँ से देखो, इंडिया में इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है। बीपीओ, बीपीओ बनना शुरू होंगे। हेलो सर, आई एम जॉन। कंपनी, देखो चाइना को बोलते हैं दुनिया का क्या? मैन्युफैक्चरिंग हब। दुनिया में आइटम कहाँ बनता है? चाइना में। उसका आर एन डी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? आर एन डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो जब हमको ये पेन बनाना होगा ना, तो हम पहले दिन पेन नहीं बनाएंगे, पहले इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, इसकी साइंस समझेंगे। ये जो आर एन डी होता है ना, कि पेन बनेगा कैसे, ये कहाँ होता है? यूएस में मोस्टली। ठीक। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? चाइना। और जब इस पेन में कोई दिक्कत आ जाती है, और जब मुझे फ़ोन करना होता है कंपनी को कि पेन नहीं चल रहा, तो मैं फ़ोन कहाँ करता हूँ? इंडिया। कंपनीज को एमएनसी क्यों बोलते हैं? मल्टीनेशनल, मतलब एक से ज़्यादा देश में है। अब एक से ज़्यादा देश में क्या कर रही है? वो सामान बेच रही है, या वो जिस देश में जो सस्ता मिलता है वहाँ से उठाती है। जैसे अमेरिका ने डिज़ाइन किया, अब चाइना में लेबर सस्ती है तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कराई? चाइना में। अब जब इस पेन में कोई दिक्कत आएगी तो फ़ोन करना पड़ेगा कि सर माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, आई यू टॉकिंग फ्रॉम बेनक्यू कंपनी, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, आई बॉट दिस पेन 6 months अगो, है ना। तो उधर से कोई रिप्लाई करेगा? उसको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? इंग्लिश, है ना, मोस्टली इंग्लिश। तो वो सबसे सस्ती जनता कहाँ मिलेगी जो इंग्लिश भी बोल ले? इंडिया। 1,40,00,000 तो इंटर का एग्ज़ाम देते हैं हर साल, आज जाके चेक करना। इंडिया में 1 करोड़ आदमी हर साल इंटर का एग्ज़ाम देता है, 12th का। अब 1 करोड़ में से 5 लाख को तो इंग्लिश आती है ना, तो वही तो करेगा स्टार्टेक में जॉब, 12,000 में, 15,000 में। हेलो सर, आई एम जॉन। हाँ हाँ। अरे मैं तुम कभी कोई कंपनी देखो, एलजी का तुम फ्रिज खरीदो, वो बेचेगा कहीं, बनेगा कहीं, और अफ्रीका में कहो बेचा हो, यूरोप में बेचा हो, यूज़ कर रहा होगा, उसका बीपीओ सर्विस कहाँ होगा? इंडिया में, क्योंकि चीप लेबर विच कैन टॉक इन इंग्लिश। समझ में आ रहा है? इस मतलब समझ में आया? अब देखो गैट किसके लिए था? खाली गुड्स के लिए। अब 90s में इंडिया जैसे देश कहने लगे कि अब हमारे पास भी देने को कुछ है आपको। क्या? एलपीजी देने को है, चीप लेबर दैट कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट नोज कोडिंग। तो हमारे लोगों को भी आने दो। अब गुड्स के साथ साथ किस चीज़ का और फ्री फ्लो करा दो? सर्विस का। यूएस अमेरिका में सर्विस महंगी है, तभी तो यहाँ इंडिया का आदमी वहाँ कनाडा में ड्राइवरी करने जाता है ट्रक की। सर्विस ही तो है ड्राइविंग भी तो।
अभी यहाँ यूपी से कितना 1 लाख लेबर भेजा गया कहाँ, इसराइल में। अभी तो उसकी खुली थी, मेरा फ्रेंड था वही कर रहा था। 1 लाख लेबर बुलाए गए हैं कहाँ, इसराइल। इसराइल का कोई म्यूजियम सही हो रहा है तो यूपी से 1 लाख लेबर भेजी गई है स्किल इंडिया मिशन में। गए हैं वो लोग 4 साल के लिए। तो क्या हो रहा है, ये लेबर का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट। लेबर को इंसान मत समझो ना अभी, लेबर को समझो तुम्हारे कुछ फैक्ट्री है उसमें ये यूनिट है, एक पुर्जा है, तो पुर्जे का क्या हो गया, एक्सपोर्ट। फ्री फ्लो एक्सपोर्ट हो रहा है, जा रहा है इसराइल ढूंढने, काम करने। ये किसके अंडर ये सब हो रहा है, गैट में तो सिर्फ गुड्स था। डब्लू तभी तो गैट्स का नाम 1995 में क्या कर देगा, डब्ल्यूटीओ। कभी कोई लाइफ में पूछे कि गैट और डब्ल्यूटीओ में अंतर क्या है, तो गैट वाज ओनली फॉर, बट डब्ल्यूटीओ इज फॉर गुड्स एंड। डब्ल्यूटीओ करता है क्या, दुनिया के देशों के बीच में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड बढ़ाता है, व्यापार बढ़ाता है, लड़ाइयाँ कम हो। समझ में आ रहा है, पक्का, क्या समझ में आया। चलो आगे। अब देखो इसमें न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल कौन है, ओकोंजो इवियाला। तुम इवियाला याद रख के जाओ, तुमसे सवाल क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल। एक नॉलेज होती है कि हमको डब्ल्यूटीओ की डीजी मालूम है, कोई तुमसे पूछ देगा व्हाट इज डब्ल्यूटीओ। समझ में आ रहा है क्या, तुमसे एग्जाम में हमने पूछा डब्ल्यूटीओ की डीजी बता दो, तुमने आंसर कर दिया, ठीक। बट व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डब्ल्यूटीओ वाज प्रीवियसली नोन एज गेट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब तुमको इंटरेस्ट आएगा कि डब्ल्यूटीओ की डीजी कौन चेंज हुई है, ये तो डब्ल्यूटीओ क्या है, और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जनीवा। कहाँ पे, जनेवा। जनेवा में ही तो है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर। जनेवा में क्यों होते हैं सारे हेडक्वार्टर, बताओ। अब इसमें क्या है, महाराष्ट्र का नया सीएम बना है, कौन बना है, देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर रखेंगे देवेंद्र फडणवीस। इंडिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमी कौन से स्टेट से आती है, बताओ। अगर इंडिया के 29 स्टेट्स मान लिए जाए तो सबसे ज्यादा पैसा कमा के कौन देता है, गुजरात की महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक। इंडिया की पहली गिफ्ट सिटी कहाँ बनी है, गिफ्ट सिटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसी सिटीज बना रही है जिसको वो बोलेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब जैसे बाहर से कोई सामान आता है तुम्हारे पास तो तुम उस पर क्या लगाते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी मतलब टैक्स। जब आप बाहर से कुछ मंगाते हो तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। जैसे टेस्ला की गाड़ियां अगर इंडिया में मंगाओगे, अगर एक्स प्राइस की होंगी तो कितने की पड़ती हैं, 2x। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% ड्यूटी लेती है किस पे, टेस्ला कार्स पे। टेस्ला इंडिया में आती है बट आपको दुगना पैसा देना पड़ता है, जो दुगना पैसा देते हो उसको क्या बोलते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इम्पोर्ट ड्यूटी, अब इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया में काम करना नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इंडिया के अंदर ही कुछ एरियाज निकालेगी और उसको इंडिया से बाहर मानेगी इकोनॉमिकली। इंडिया में जो टैक्स चलता है वो टैक्स नहीं लगेगा, गोल्ड का रेट अलग होगा, फाइनेंस के रेट अलग होंगे, रूल्स अलग होंगे, ताकि व्यापार क्या हो, बढ़े। उसको बोलते हैं इंग्लिश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना कितना इजी हो रहा है। इसमें इंडिया की एक रैंक भी आती है, जब आएगी तब पढ़ेंगे। नीति आयोग एक रैंक निकालता है जिसमें वो स्टेट्स को किस पे बांटता है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस स्टेट में बिजनेस करना कितना आसान है। इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है? गुजरात। इंडिया की पहली गिफ्ट सिटी कहाँ बनी है? गुजरात में। किन लोगों पे? मतलब? हाँ तो टेस्ला को तो बोलते ही है। टेस्ला, कितनी बार इलॉन मस्क ने बोला है कि मेरी गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं कर दी है, जबकि मेरी गाड़ियों की बहुत डिमांड है इंडिया में। मतलब वो ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी की बहुत डिमांड है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दुगने प्राइस पे उसको, एक्स प्राइस को 2x कर देती है, इस वजह से नहीं बिक रही है। तो हाँ, नहीं नहीं, तभी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं। वहाँ के रूल्स अलग हैं। अभी जैसे क्या होता है, जैसे इंडिया में ये माना जाता है, अगर आप स्टार्टअप हो, जैसे मान लो मैंने स्टार्टअप में रजिस्टर कराया है, तो मुझे 3 साल तक टैक्स नहीं भरना है। आसान कर रहे हैं ना बिजनेस करना। पिछली बार गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल बताया था। गुजरात मॉडल किस पे फोकस करता है? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब नियम आसान होंगे, पैसे लाने निकालने के। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बताओ। अब हाँ देखो, ये पूछ रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी दुगनी लग रही है। क्या पूछ रहे हो? अलग अलग इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है डिपेंडिंग ऑन द गुड। मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट है, इंडिया में वो तुम 10 रुपए का बना पाते हो, है ना, और बाहर कोई कंट्री 2 रुपए में बना देती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगी? 8 रुपए। ताकि यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरर मर ना जाए। नहीं तो compete नहीं कर पाओगे बहुत सारे सेक्टर्स में। पिछली बार याद करो, एक न्यूज़ बताई थी कि फोटोवोल्टाइक सेल्स रोक दिए गए सनरूफ वाले। नहीं याद है? कोई बात नहीं, चलो आगे आओ। नामीबिया हैज गॉट इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, नाम क्या है? नेतुम्बो नंदी नंदाइतवा। कैसे याद करोगे? 3N, जिस ऑप्शन में 3N दिखेगा मार्क कर लेंगे। नामीबिया की कैपिटल? जल्दी बताओ। क्या नामीबिया है कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में है? अफ्रीका में है? और नामीबिया की कैपिटल क्या है? बताओ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया? तो बस, चलो आगे आओ। अब देखो, इस ये चीज पूछता है। संजय मल्होत्रा अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर, 100% क्वेश्चन आएगा। और क्लैट में फोकस करो, इनको कुछ याद याद रहता नहीं है। चलो देखो, आरबीआई गवर्नर कौन होता है पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। हु इज आरबीआई गवर्नर? हाँ, द मनी सप्लाई इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। हाउ डज वन हाउ डज वन कंट्रोल द मनी सप्लाई? बताओ। मैं कैसे मनी सप्लाई रोकूंगा एक देश में? हाँ, देखो, ये मान लो एक्स है आरबीआई, आरबीआई बैंकों को पैसा बांटता है ना। और बैंक किसको पैसे बांटते हैं? लोगों को। आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बैंक किसको पैसा देते हैं? लोगों को। और लोग पैसा किसको देते हैं? बैंकों को। यही तो होता है। या तो बैंक में डिपॉजिट करते हो या बैंक से लोन लेके आते हो। आरबीआई देखो क्या करता है। आरबीआई, बैंक का मोटिव क्या है बताओ? बैंक यहाँ मार्केट में क्यों बैठा है? इधर लोग बैठे हैं, इधर आरबीआई बैठा है, बीच में बैंक क्या कर रहा है? कमीशन खा रहा है ना। उसको जो ज़्यादा कमीशन दे देगा, बैंक उसकी तरफ गिरेगा। बैंक क्या करने बैठा है? अब आएगा कि सरकारी बैंक हैं, क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट करेगा। सरकारी, सरकार की ये भी काम है ना। लोन
नॉन कमर्शियल बैंक्स, समझ में आ रहा है, ताकि एवरीवन कैन बेनिफिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट टू इट। पैसे पे नहीं समझ में आ रहा है? ये बीच में बैंक क्या करने बैठा है? प्रॉफिट बनाने बैठा है। अब इसको अगर आरबीआई ज्यादा ब्याज दे देगा, मान लो बैंक के पास 1 करोड़ रुपए रखा है, अगर पब्लिक ज्यादा ब्याज देगी तो पब्लिक को देगा, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, पैसे पे इंटरेस्ट ही तो कमाया जाता है। आरबीआई ज्यादा ब्याज दे देगा तो आरबीआई को दे देगा। जिस रेट पे, जब आरबीआई देखता है कि मार्केट में पैसा बहुत है, आ गया है लोगों के पास, पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ेगी। ये चीज 10 रुपए की है, पर सबकी जेब में 20-20 रुपए पड़े तो अपने आप 15 की हो जाएगी। जिसको ज्यादा नीड होगी वो 15 रुपए फेंक देगा। महंगाई बढ़ गई है। अब आरबीआई जब देखता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है, कंट्री के अंदर पैसा ज़्यादा हो गया है, तो आरबीआई अपना क्या बढ़ा देगा? रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि हम तुमको ज़्यादा ब्याज देंगे, हम तुमको ज़्यादा ब्याज देंगे। तो बैंक अपना पैसा किसको देगा? आरबीआई को। अब जब बैंक ने पैसा आरबीआई को दे दिया तो बैंक के पास जनता को देने के लिए पैसा बचा। जब जनता को देने के लिए पैसा नहीं बचा तो फिर लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो हर आदमी लोन नहीं लेगा। हर आदमी लोन नहीं लेगा तो हर आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा। महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अब जब वो देखेगी मंदी चल रही है, जब आरबीआई देखेगी मंदी चल रही है, कोरोना, लोगों के पास पैसा नहीं है, तब वो क्या करेगा? रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट मिल रहा है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मिल रहा है 5%, और रेपो रेट कर दिया क्या? इंक्रीज। तो अब बैंकों को प्रॉफिट किधर मिल रहा है? लोगों के पास। तो बैंक ज्यादा लोन बांटेंगे, ज्यादा लोन बटेगा तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी अपने आप रन करेगी। अब ये काम आरबीआई इतना लोड क्यों ले रहा है? बैंक ये भी है, बैंक आरबीआई भी है, तो ये लोड कि लोगों के पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये लोड आरबीआई क्यों ले रहा है? एसबीआई क्यों नहीं ले रहा है? सिर्फ आरबीआई क्यों ले रहा है? क्योंकि आरबीआई इंडिया का क्या है? सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोट छपवाने होते हैं तो कौन छापता है? नोट पे साइन कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। और 1 रुपए के सिक्के पे, कॉइन्स नहीं, 1 रुपए के सिक्के पे, 1 रुपए के सिक्के पे करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ में आ रहा है? 10 रुपए के नोट पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखो, एक होता है मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ सबसे बड़ा ऑफिसर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपए के सिक्के पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रहा है? अब आरबीआई क्या करता है? सेंट्रल बैंक है, नोट कौन छापेगा? आरबीआई। इसके बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक। जो देश में फॉरेक्स आ रही है, बता रहा हूँ फॉरेक्स क्या होती है, उसको कौन रखता है अपने पास? फॉरेक्स क्या है? जैसे मान लो हम इंडिया हैं, ये यूएस है, इन्होंने, हम ये यूएस से आए इंडिया घूमने, तो ये क्या लेके आए होंगे? डॉलर। तो ये हमको डॉलर देंगे, हम इनको क्या देंगे? रुपी। अब ये डॉलर किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। या मान लो हम नीचे मनी बोट है, नीचे मनी बोट, मनी मनी बोट में क्या, मेरे पास $10 थे, मैंने मनी बोट में $10 दिए, उसके बदले क्या ले लिया? रुपी। $10 दिए, 800 रुपये ले लिए। अब मनी बोट वाला अपने घर क्या ले जाएगा? डॉलर ले जाएगा। उसको भी तो रुपए कमाने बैठा है, या गांधी जी चलेंगे? तो वो कहाँ लेके जाएगा? आरबीआई एक्सचेंज करेगा। तो ले दे के जो फॉरेन करेंसी है किसके पास आ गई? आरबीआई के पास। अब जो फॉरेन करेंसी पड़ी है उसको मैनेज करना होगा, पैसा रखा जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, आरबीआई इन्वेस्ट करता है। जो इंडिया में इतना डॉलर आता है देखो एक क्वेश्चन यहाँ और आता है, हर कंट्री को बाहर की कंट्री से पैसा आ रहा है, किसी के चाचा ताऊ कुवैत में पैसा भेज रहे हैं, किसी का भाई कनाडा से पैसा भेज रहा है, कोई यूरोप से भेज रहा है, हर कंट्री में भेजा जा रहा है उस कंट्री के लोग, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? जो बाहर के कंट्री में आपके लोग आपके लिए पैसा भेजे बाहर की कंट्री से, उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। हिंदी में प्रेषण क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसके पास आती है? इंडिया के पास। समझ नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा स्किलफुल लेबर यहीं से बन के जाती है,
सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वर्ल्ड में किसके पास आती है? इंडिया के पास। इस रेमिटेंस को मैनेज कौन करता है? आरबीआई। रेमिटेंस का दूसरा नाम फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? पक्का? आरबीआई के काम समझ में आए? मतलब आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आरबीआई से हर साल क्वेश्चन आती है। आरबीआई का पुराना नाम? इंडिया एक यूनिटरी कंट्री है, फेडरल? क्वासी फेडरल। और आज़ादी से पहले फेडरल थी, स्टेट्स के पास ही पावर थी। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब 1934 में बैंक खोला गया आरबीआई, तो उसका नाम क्या था? समझ में आ रहा है ना? अब रातों रात बैंक खुल गई होगी, पहले किसी को काम दिया गया होगा कि हमको रिकमेंड करिए कि हमको क्या खोलना है, सेंट्रल बैंक। तो जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। पूछता है क्वेश्चन, हिल्टन यंग कमेटी। अब मेरी बात सुनो, 1919 में क्या बनाई गई? हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या बना? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद जब हम 1947 में आज़ाद हो गए तो हमें भी अपना क्या चाहिए था? सेंट्रल बैंक। तो नया बैंक बनाते, उससे अच्छा हमने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? समझ में आ रहा है? पक्का? समझ में आया? हटा दे। अब एक बात बताओ, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है इस देश में? जल्दी जल्दी बताओ। आरबीआई को ये कैसे पता चलता है महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? हम्म? ऐसे ही कि सर महंगाई हो गई, पता चल जाता है ऐसे ही? जल्दी बताओ। देखो, आरबीआई जब बनाया गया, कब बनाया गया? है ना? जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो भी इसी एक्ट से हुआ था, जब मोदी जी ने नोट बंद किए थे। तो मोदी जी ने ये रीज़न भी दिया था। अब देखो, प्रधानमंत्री रीज़न नहीं देता है, जो कागज़ आता है उसमें ये बताया जाता है कि किस एक्ट से उनको ये पावर मिली है। इस एक्ट में गवर्नर के पास पावर थी। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट। मोदी जी चाह लेंगे तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तभी तो राजन नाराज हो गए थे कि मुझसे बिना पूछे कैसे कर दिया डिमोनेटाइजेशन। या तो करो, नहीं तो हटो, हम गवर्नर चेंज कर देंगे ना। समझ में आ रहा है? तो आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आरबीआई एक्ट 1934 में आया तो आरबीआई को एक काम दिया गया कि आप देश में क्या कंट्रोल करोगे? इन्फ्लेशन, महंगाई, बस। अब आरबीआई करती क्या थी? सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करे, एक तरीके से चिंदी। मतलब जैसे ही उनको दिखे कि बहुत मनी सप्लाई हो रही है मार्केट में, वैसे ही हाथ खींच ले। समझ में आ रहा है? दो दो तरीके की साइकी होती है कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है तो खर्चा रोक लिया, है ना? मोदी जी इज प्रो कैपिटलिस्ट। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। मोदी जी क्या है? प्रो कैपिटलिस्ट। पैसा लगाओ। तो मोदी जी ने बोला यार तुम तुरंत तो क्या कर देते हो, मनी सप्लाई कम कर देते हो। जब लोगों की जेब में मनी नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? नमन वाजपेयी को अगर 4-5%, 6% पे सरकार लोन नहीं देगी तो नमन वाजपेयी फैक्ट्री लगाएगा कैसे? समझ में आ रहा है? तो मोदी जी यहाँ पे चेंज कराते हैं इस कानून में, और आरबीआई को बोलते हैं कि अपने एक्ट में बदलाव करो। पार्लियामेंट से पास होगा, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और तब उनके पास बहुमत भी थी। मोदी जी ने बोला इसमें इन्फ्लेशन के साथ लिखो ग्रोथ। मतलब तुम इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करोगे ही करोगे, साथ में किस पे फोकस करोगे? ग्रोथ कब होगी? जब मार्केट में मनी सप्लाई होगी, है ना? तब यहाँ मोदी जी ने बोला कि अब इस देश में एक कमेटी बना रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 3 लोग आएंगे आरबीआई से, और 3 लोग आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 3 लोग आरबीआई से। और ये बोल दिया कि देश में महंगाई रखनी है इतनी, मतलब 2 से
6% के बीच में। अगर 6% से ऊपर महंगाई हो गई तो भी गुद्दी तुम्हारी पकड़ूंगा, और 2% से कम हुई तब भी। ये क्यों कर रहे हैं? मिनिमम 2% महंगाई क्यों चाहिए? क्या कह रहा हूं मैं? देश में महंगाई हमें कितनी परसेंट के बीच में रखनी है? 2 से 6, 4 + -2। 4 - 2 = 2, 4 + 2 = 6। आई हैव टू कीप द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2 to 6%। तो ये बताओ, इसको जीरो क्यों नहीं कर रहे? महंगाई बढ़ाना चीज थोड़ी है। मोदी जी ये भी तो बोल सकते हैं कि 0% बढ़ेगी, अब महंगाई नहीं होगी, ये लोग मेरे को वोट देते। बताओ जीरो क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जो बना रहा है प्रोडक्ट वो भी तो वोटर है। अगर ये पेन तुम आज भी 5 रुपए का बिचवाओगे मुझसे, और 10 साल बाद भी मैं ये पेन बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। तो मार्केट में इन्फ्लेशन भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? कल को कोई कुछ तुमसे पूछे कि क्या मार्केट में इन्फ्लेशन जरूरी है, महंगाई, तो आंसर क्या होगा? यस, बट कंट्रोल्ड। और कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? 4 ± 2। मतलब अगर कोई चीज़ आज 100 रुपए की है तो अगले साल 102 की तो होनी ही होनी चाहिए, और 106 से ज़्यादा की भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये डिसाइड कौन करता है? 2 से 6% के बीच में रखनी कितनी है, ये कौन डिसाइड करता है? कि 3 रखें, 5 रखें, 6 रखें, कितनी रखें? एमपीसी। एमपीसी में 3 लोग कहाँ के हैं? 3 लोग कहाँ के हैं? अगर मान लो इन्होंने बोला 4% और इन्होंने बोला 5%, तो क्या रखा जाए? 5%। क्यों? जो कास्टिंग वोट होगा, कास्टिंग वोट मतलब फाइनल डिसाइडिंग वोट, वो किसके पास होता है? आरबीआई गवर्नर। अब आरबीआई गवर्नर, सॉरी, यहाँ बैठा है ना आरबीआई गवर्नर, 3 लोग ये बैठे हैं, इसमें आरबीआई गवर्नर भी, और 3 लोग कहाँ बैठे हैं? इसने बोला 4%, इसने बोला 5%, तो माना क्या जाएगा? 4%। क्यों? आरबीआई गवर्नर बैठा है इधर, आरबीआई गवर्नर के पास कौन सा वोट है? कास्टिंग, कास्टिंग वोट। जो लोकसभा में किसके पास होता है? लोकसभा समझते हो? जहाँ सारे एमपी बैठते हैं। लोकसभा में कास्टिंग वोट किसके पास होगा? स्पीकर के पास। एमपीसी में कास्टिंग वोट किसके पास है? आरबीआई गवर्नर। अब समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, एक चीज़ और पूछो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूँ, आरबीआई गवर्नर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 3 इयर्स। तुम कहाँ अपने मन से 4 ईयर बता रहे हो? क्या तुम्हारे सामने लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अब आरबीआई में कोई क्वेश्चन गलत मत करना। व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। व्हाट इज राष्ट्रीयकरण? 1947 इज राष्ट्रीयकरण। नेशनलाइज करने का मतलब होता है ये कुर्सी अभी किसकी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मोदी जी आएंगे, बोलेंगे ये कुर्सी कितने की है? बोलेगा 1200 रुपए की। बोलेगा ये लो 1200 रुपए, आपसे ये देश की प्रॉपर्टी है। समझे? हाँ। ये जो बैंक था, ये ब्रिटिशर्स बैंक था, उन्होंने आके इसको नेशनलाइज कर दिया, और नेशनलाइजेशन होता है इंडिया में। मोदी जी नहीं कर पाए बिकॉज मोदी जी इज प्रो कॉर्पोरेट। इंदिरा गांधी ने 14 बैंक नेशनलाइज कर दिए थे एक रात में। तुम्हारा बैंक कितने का? उसमें बोला 2,500 करोड़, तो 2,500 करोड़ रुपए दे दो इसको, आज से बैंक इसका। जैसे मोदी जी आज रिलायंस को रातों रात नेशनलाइज कर दे। पूछे अंबानी से कितना, तो अंबानी बताए 3 लाख करोड़ की। 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट, आज से रिलायंस को national की चीज़ अब क्या हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? 1949। बनने के कितने साल बाद? 15। समझ में आया? चलो आगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बता दो कि क्रिकेट कौन चलाता है दुनिया में। बीसीसीआई चलाता है पूरी दुनिया में क्रिकेट। दुनिया में कौन चलाता है? देखो,
3 क्वेश्चन इसमें पूछता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। पहला, इंडिया में क्रिकेट कौन चलाता है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर? इंडिया में क्रिकेट देखते हो तो बीसीसीआई चलाता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। कहाँ पे बैठता है बीसीसीआई? हाँ, मुंबई। और पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट कौन कंट्रोल करता है? इंटरनेशनल क्रिकेट। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। दुनिया में फुटबॉल कंट्रोल कौन करता है? आईफा नहीं, फीफा। फीफा की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फीफा की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पोर्चुगल की कैपिटल। देखो, पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन, लेकिन पोर्चुगल आंसर गलत है। पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन। इंडिया में पहला यूरोपियन कहाँ से आया था? वास्को डी गामा। पोर्चुगीज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ का है? पुर्तगाल। पोर्चुगल। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। समझ में आया? पक्का? आईसीसी का हेड कौन है अभी? जय शाह। बीसीसीआई का हेड कौन है? समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, अब एक क्वेश्चन बता दो। जो इंडियन क्रिकेट टीम है तुम्हारी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इंडियन टीम, क्रिकेट टीम का कैप्टन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं सिलेक्ट करती? समझो मेरी बात। आर्मी में मान लो कर्नल अपॉइंट होना हो, कर्नल, कौन करेगी अपॉइंट? आर्मी करती है। कि एग्जाम होता है ना, यूपीएससी, एनडीए, सीडीपीएफ, सीएपीएफ, है ना, ये सब एग्जाम होते हैं, सीडीएस। तो वहां से कर्नल अपॉइंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आईएएस ऑफिसर होता है। पीएससी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मिनिस्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना? तो अगर रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम को कैप्टन कर रहा है, तो रोहित शर्मा की नियुक्ति तो सरकार से होनी चाहिए थी। तो तभी तो नियुक्ति होगी, इंटरनेशनल लेवल पे है। नहीं, क्या बोल रहे हो? देखो, तुम मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है मेरा क्वेश्चन? हाँ, वो इंडिया के लिए खेलती है ना, कि ना कि अंबानी अडानी के लिए। जैसे आईपीएल तो समझ में आता है, प्राइवेट कंपनी खिला रही है, उसने पैसे दिए, आप खेलो। तुम तो इंडिया का कर रहे हो रिप्रेजेंट, तो तुम्हारी नियुक्ति तो सरकारी होनी चाहिए। फिर उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है? गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज है उसमें रिजर्वेशन है ना भाई? आईएएस का सीट आता है तो उसमें रिजर्व भी तो होती हैं सीटें। तो इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं रिजर्वेशन? तो एग्जाम में भी होना चाहिए। जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी वो आगे जाएगा। उससे पूछो। विराट कोहली को कैप्टन अगर किसी ने बनाया, मान लो अभी रोहित शर्मा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो विराट कोहली को कैप्टन तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनाना चाहिए। इंडियन टीम का कैप्टन है ना यार। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? और इंडियन क्रिकेट टीम अपने यहाँ पे बायजूस लिख लेती है, आर्मी तो नहीं लिखती। अरे मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो, बायजूस का मतलब ये नहीं, स्पॉन्सर लगता है ना इंडिया की टीम में, कोई ना कोई स्पॉन्सर, ड्रीम इलेवन। सरकारी हो तुम तो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ ड्रीम इलेवन कैसे लिख दिया? तो यूनिफॉर्म में भी करो वो आर्मी की। बहुत कंपनियां हैं जो आर्म्स एम्यूनिशंस बनाती हैं, मिसाइल्स बनाती हैं, वो स्पॉन्सर कर देंगी। पबजी कर देगा स्पॉन्सर। पबजी नहीं दे देगा इंडियन आर्मी को 3-4 हजार करोड़ रुपए यहाँ पबजी लिखाने की? तो क्यों नहीं लिखा जा रहा? और ये इसमें लिख रहे हैं। इसमें 1992 में कंट्रोवर्सी हुई थी। कब हुई थी? 1992, जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। और ये जो मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, यही क्वेश्चन वहाँ वकील साहब ने पूछे। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। कि एक बात बताइए,
कि ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है ये देश के लिए खेलती है, तो इसकी नियुक्ति तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। बीसीसीआई कौन होता है? तो क्वेश्चन आया कि क्या बीसीसीआई गवर्नमेंट है? अगर बीसीसीआई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब पार्ट, जैसे जो ट्रैफिक पुलिस तुम्हारा चालान काटती है वो इसलिए काट पाती क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है। तो सवाल आया कि क्या बीसीसीआई गवर्नमेंट का पार्ट है ना? तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली डिसाइड हुआ कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट, ये एक प्राइवेट बॉडी है और इसके अपने खुद के रूल्स हैं। अब मुझे आज तक मुझे भी नहीं पता चला, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरीके का जजमेंट है। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, मतलब समझ रहे हो तुम, जिसके लिए तुम पागल रहते हो वो एक प्राइवेट बॉडी चलाती है। बीसीसीआई कोई सरकारी संस्थान नहीं है। अगर बीसीसीआई सरकारी संस्थान होती तो वहाँ का हेड आईएएस ऑफिसर होता, ना कि जय शाह। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? प्राइवेट बॉडी है। हाँ, लेकिन आईसीसी से प्रॉब्लम नहीं है ना, आईसीसी तो पूरे ग्लोब ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीसीसीआई तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उनको सबको स्पॉन्सर किया हुआ था। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ उसने बाइजू पहना हुआ है, तो मेरा मतलब ये है कि तुम ये बताओ, अगर तुमको इंडियन टीम का कैप्टन बनना है तो कौन सा एग्जाम देना है? क्यों? तभी तो हम पे कोई रिजर्वेशन के रूल्स नहीं लगेंगे, हमको जिसको रखना होगा हम रखेंगे यहाँ पे। अगर तुम गवर्नमेंट बॉडी हो तो तुम्हारे पे रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इंडियन क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। इंडियन टीम है ना, और हर जगह है रिजर्वेशन, देखो नहीं है। और ये चीज़ शायद लोगों को याद भी। अच्छा बताओ, डिस्क्रिमिनेशन क्यों पॉसिबल है इंडिया में? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात मैंने बताई भी है पहले। इंडिया में कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स और आप किस जगह पैदा हुए हो, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। अगर तुम कह रहे हो अपने संविधान में कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो रिजर्वेशन कैसे मिला? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। ये तो सब सुनते आ रहे हो बचपन से, एवरी वन इज इक्वल, एवरी वन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ आइज ऑफ लॉ, है ना? आर्टिकल 15 बोल देता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे है इस देश में? हाँ, समझ में आ रहा है। आर्मी में औरतें क्यों नहीं अलाउड हैं? बताओ। आर्मी भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है कि हम सेक्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो फिर फौज में और लड़कियां भी भेज दी जानी चाहिए बॉर्डर पे। लड़कियां नहीं भेजी जानी चाहिए बॉर्डर पे? हाँ, अभी भेजी जा रही है ना 2-3 साल से, क्योंकि 2021 में रूल चेंज हुआ है। 21 से पहले की बात करो। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? ओनली। खाली कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, कास्ट के साथ कुछ ऐड कर दो, सोशल बैकवर्डनेस, दे दो रिजर्वेशन। गर्ल है तो गर्ल के साथ लिख दो फिजिकल वीक, फिजिकली वीक। नहीं समझ पा रहे हो? खाली एक चीज पे डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। कि रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ रिलीजन्स के साथ। अच्छा बताओ, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या होता है? सब मिल के रहें। सेक्युलर क्या होता है? व्हेन आई से आई एम सेक्युलर, मतलब इसका क्या होता है? बताओ। क्योंकि बहुत हैवी वर्ड्स तो है नहीं, तो पूछ भी सकते हैं ना। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? कि बहुत सेक्युलर लड़का है। तुम हो सेक्युलर लड़के?
अच्छा यस नो करते चलो। सेक्युलर हो तुम? महानता, समानता? नहीं, सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब ये है स्टेट। मान लो स्टेट कोई आदमी है, स्टेट मतलब कंट्री होता है वैसे। जब कंट्री सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी तो वो क्या कहलाएगी? सेक्युलर। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। कहाँ लिखा है? प्रियम्बल में। कहाँ लिखा है? अब तुम कुछ भी बोलते रहो, नो नो, हम तुमको कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात बता रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग बात करते हैं। नो यस व्हाट्सएप पे मत जाओ। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इंडिया का, उसका प्रियम्बल है एक। प्रियम्बल मतलब पहला पेज। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब वो कोई तुम्हें कुछ भी बताता रहे, वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप नो यस तुम सीख लो, तुम बस ये जानो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। समझ में आ रहा है? सेक्युलर ही है इंडिया। और मैं तुम्हें 100% बता रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं कर पाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जज नहीं होने देगा कोई ना कोई। कितना भी करप्ट कोई जज बैठ जाए, हो ही नहीं सकता। वो निकलेगा तो लॉयर लॉबी से ही। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन मतलब हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे। सेक्युलर मतलब हम सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब हम अमीरों और गरीबों का दोनों का ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैक्स हॉस्पिटल भी खुलता है और जिला अस्पताल भी खुलता है। समझ में आ रहा है? प्राइमरी स्कूल भी खुलता है, प्राइवेट स्कूल भी खुलता है। सेक्युलर सोशलिस्ट तो सोच समाजवादी पार्टी। समाजवादी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, है ना, एवरी वन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। अरे मतलब क्या होता है रिपब्लिक का? तुम कितना भी ऊपर ऊपर का पढ़ लो, ये सब तुमको नहीं आता होगा तो सब बेकार है। सच बता रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिपब्लिक। बाकी नहीं तो ऐसा करते हैं, अभी सीयूईटी का और इसका अलग ही कर लेंगे। तुम लोग को बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को, तुम लोग को तो साइंस वाइंस कुछ पढ़ना है ना? आगे क्या करना है तुम लोग को? क्या पढ़ना है आगे? बीएससी एमएससी बीटेक? बस। रिपब्लिक रिपब्लिक जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। रिपब्लिक जल्दी से सुन लो। रिपब्लिक होता है ऐसी कोई भी कंट्री जिसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो कैसा हो? इलेक्टेड। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। नहीं समझ में आ रहा है? इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्या मैं इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? नहीं बन सकते हैं। अरे वोट, मैं बन सकता हूँ टेक्निकली ऑन पेपर। तो हम रिपब्लिक हैं। अगर मैं यूके में पैदा होता तो मैं क्वीन की फैमिली में अगर नहीं हूँ तो मैं बन सकता था? नहीं तो यूके एक रिपब्लिक? अमेरिका रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। समझ में आ रहा है? जिस देश में आम आदमी के पास ये अधिकार हो कि वो उस देश की सबसे ऊंचे पद पे बैठ सके, वो देश रिपब्लिक कहलाता है। समझ में आया? इंडिया कैसी कंट्री है? सेक्युलर। अब मैंने तुमसे पूछा था इंडिया पॉजिटिव सेक्युलर है कि नेगेटिव सेक्युलर, बताओ। हाँ, पॉजिटिव सेक्युलर है कि नेगेटिव सेक्युलर? आजकल रोज अखबार में आ रहा है। क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पहले तो सेक्युलर मतलब समझ गए, जो अपने को हर रिलीजन से इक्वी डिस्टेंट रखता हो। मतलब सबको इक्वल ट्रीट करता हूँ। मैं सबको कैसे रखता हूँ? इक्वी डिस्टेंट। मैं इस रिलीजन से भी 5 मीटर दूर हूँ और इससे भी 5 मीटर दूर हूँ और इससे भी और इससे भी। ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। ये यूरोप में फॉलो होता है, ये अमेरिका में फॉलो होता है। ये सेक्युलर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो है सेक्युलर, नहीं है वेस्टर्न को कॉन्सेप्ट। भाई ये सब इन्फ्लुएंस से तो हुआ है। तो अमेरिका में ये होता है इक्वी डिस्टेंट। हमको किसी धर्म से मतलब नहीं है, मैं सब सब धर्मों से मतलब का दूर हूँ।
इंडिया कैसा है? पॉजिटिव सेक्युलर। हम तुम्हारी आरती भी कर देंगे, हम अजान भी पढ़ाएंगे, तभी तो देखो ईद पे भी छुट्टी दे देंगे, दिवाली पे भी छुट्टी दे देंगे। इंडिया प्योर फॉर्म का सेक्युलर कब होता? जब किसी रिलीजन पे छुट्टी नहीं मिलती। कट्टर सेक्युलर। चाइना। हम कैसे हैं? पॉजिटिव सेक्युलर। सब होता है इधर। अब बताओ पॉजिटिव बेटर है नेगेटिव? पॉजिटिव बेटर है। अब बाकी ग्रोथ के लिए क्या बेटर है? प्योर सेक्युलर। मुझे ऐसा मेरा मानना है। चलो आगे। आइसलैंड की कैपिटल बता दो। हम्म। आइसलैंड की कैपिटल। और न्यू प्राइम मिनिस्टर याद ही रखोगे कौन है? क्रिस्टन फ्रॉस्टा डॉटर। हाँ। क्या याद रखोगे इसमें? कैसे याद रखोगे? हाँ। क्री से याद रख लोगे। समझ में आया? अच्छा ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? पहले तो ये बताओ राइट्स क्या होते हैं? व्हाट इज राइट? राइट टू वोट इज योर राइट। व्हाट इज अ राइट? अधिकार। तो अधिकार अलग अलग तरीकों के होते हैं, है ना? जैसे कुछ होते हैं फंडामेंटल राइट, जो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर तुमको कोई कानून एक राइट देता है तो क्या बन गया वो तुम्हारा? लीगल राइट, है ना? लेकिन क्या मैं सिर्फ सिर्फ मुझे इस बात का कुछ राइट है कि मैं इंसान हूँ? हाँ। ह्यूमन राइट होता है कुछ? राइट क्या होते हैं? अधिकार। अगर मान लो मैं एक कंट्री में मार पिटाई हो रही थी, सिविल वॉर हो रहा था, और मैं इस कंट्री से इस कंट्री में भाग के आ गया, तो इस कंट्री को मुझे अपने पास लेना चाहिए? बताओ। तुम्हारे घर के बाहर मारपीट हो गई, है ना, सब लोग भाग रहे थे, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे घर के पास आया, और मान लो तू कोई दूसरी गैंग का है, और वो तुम्हारे घर आ गया, तो तुम उसको अपने घर में लोगे? अरे थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ। हाँ। किस बात पे लोगे? तुम नहीं लोगे कोई बात नहीं, हम तो लेंगे। किस बात पे लोगे? जो लोग लेंगे वो किस बात पे लेंगे? हाँ। पहली बात तो वो एक इंसान है, इंसान की कोई डिग्निटी होती है, इसलिए तुम देखो एक होते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, जो जब लड़ाई होती है तो आप पकड़ लिए जाते हो ना, जो बंदी बना लिए जाते हैं, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। खाना तो दोगे ना, जेल में भी तभी तो खाना मिल रहा है। ये तो जेल में खाना क्यों मिलेगा? ये राइट्स आपको क्यों मिल रखे हैं? बिकॉज यू आर ह्यूमन। समझ में आ रहा है? जैसे रोहिंग्या मुस्लिम जब आ जाते हैं इंडिया में, तो उनको किस बात पे रोकने को कहा जाता है? उनका यहाँ कोई राइट थोड़ी है, बस वो इंसान है। तो उन राइट्स को क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स। इंडिया में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग या नहीं करते हैं? बताओ। बोलो। करते हैं नहीं करते हैं? एक तरीके से करते हैं, फ्री राशन देते हैं। नहीं तो राशन भी देने की क्या ज़रूरत है? अपना कमाओ खाओ। जो उसमें कमा, जो जिंदा रह सकेगा रहेगा, और जो लोग नहीं कमा पाएंगे वो मार दिए जाएंगे। उनको मारो काटो। 140 करोड़ है, 140 करोड़ में जिसके पास रिसोर्स है वो जिएगा। ये भी तो ह्यूमन राइट है कि तुमको फ्री राशन दे दिया। और क्या क्यों दे? टैक्स हम भरे, हम क्यों दे फ्री फ्री राशन? पर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि तुम इंसान हो। और किस बात का दिया जा रहा है ना? तो गरीबों को दिया जा रहा है, तुम भी लो, दिया तो जा रहा है। अगर तुम उस लाइन में आते हो तो लो जाके। अरे उनको जरूरत नहीं है भाई। हमको नहीं खाना 3 रुपए किलो गेहूं। हाँ राइट है, लेकिन गरीबों का राइट है, 66% लोगों के पास है। अगर आप इन 66% में आते हैं, गांव के 75% आबादी कवर्ड है, और शहर की कितनी, शायद 33 कवर्ड है। तो पूरे 66% अगर आप आते हैं तो आप लीजिए, आपको रोक कहाँ रहा है कोई?
मतलब मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी स्टार्टा में बहुत नीचे चले जाओगे। और अगर उस तरीके से दुनिया सोचने लगी तो हो सकता है कल सुबह तुम ही मारे जाओ। समझ में आ रहा है ना? ह्यूमन राइट तो बहुत चीज़ों में आएगा कि ये टैक्स नहीं भरता है 1 लाख रुपए, मारो इसको, तो बोझ हो गया ना देश पे। सिर्फ रिसोर्स ले रहा है, टैक्स नहीं भर रहा है। अगर मान लो मैं देश से 6 लाख रुपए के रिसोर्स ले लेता हूँ, रिसोर्स इन द सेंस रोड यूज़ करता हूँ, और जो सरकार ने इतने पार्क बना रखे हैं वो यूज़ करता हूँ, पर मान लो मैं 6 लाख रुपए टैक्स भी भर रहा हूँ, तो मैं तो देश के लिए एसेट हूँ कि मैं 6 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ और 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए की शायद रिसोर्स यूज़ करता हूँ। पर जो आदमी जीरो टैक्स भर रहा है, फिर वो पार्क में क्यों जा रहा है? उसको क्यों मेट्रो मिल रही है ना? हम तुमको इंसान वाली सोच बता रहे हैं। ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरी। जिस दिन ये राइट्स नहीं मानोगे तो तुम किसी ना किसी के लिए ह्यूमन हो चुके होगे। 100% कोई ना कोई लिस्ट में तुम्हारा नंबर भी लगता होगा। तो ह्यूमन राइट्स में हमेशा बिलीव करो भाई। ये सब चीज़ें समझो, कभी तुमसे कोई पूछे कि ह्यूमन राइट से बिलीव करते हो तो हमेशा बोलो यस। तुम अंदर जो सोचते हो सोचते रहो, है ना? अगर तुमको स्टालिन बनना है, कुछ बनना है, हिटलर बनना है, तो जब वहां बन जाओ तब बोलो। तब तक तो यही बोलोगे ना कि ह्यूमन राइट्स देने हैं। नहीं तो तुम सोचो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं तो नंबर लग जाएगा, 100%, कोई ना कोई लिस्ट में तुम भी नीचे आ रहे होगे। और तुम्हारा नंबर भी लगेगा। सोचो ना, अंबानी नहीं बोल सकता कि मेट्रो क्यों चढ़ रहा है, ये जीरो टैक्स भरता है, इसका इनकम टैक्स फाइलिंग जीरो है, इसको पार्क में नहीं जाने देंगे। समझ रहे हो? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तुमको सही बात बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स। अब देखो इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? कब बना था? 1987 में। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि वो कहाँ लिखी हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट मतलब कानून, कानून से बनी बॉडी है, इसलिए कभी जाएगी नहीं। ठीक। अब कौन बन गया इसका चेयरमैन? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। इसका हमेशा जो भी चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट जज। मेरी बात समझ रहे हो? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन established in 1987, it is a statutory body which protects human rights in India। अभी तुमको वो सब याद है, शाहीन बाग और ये सब? तो ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जब कोरोना में लाठी पड़ रही थी लोगों को, तो पुलिस तो लाठी मार रही थी, लेकिन इधर से एनएचआरसी किसकी तरफ से बोल रही थी? लोगों की तरफ से। समझ में आ रहा है? आगे चलो। जैसे ये उन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं। चलो एक तुम एक वर्ड का मतलब बताओ, कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ क्या होती है? बताओ। कस्टोडियल डेथ क्या होती? कस्टोडियल डेथ, वो तो सुसाइड होता है। हाँ, और इनकाउंटर। और अगर इनकाउंटर होता तो इनकाउंटर वर्ड तो था ही हमारे पास, दूसरा नाम क्यों रखते? और हम यहाँ इनकाउंटर लिख देते सीधे। तुमको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी इंग्लिश बता रहे हैं कि इनकाउंटर का हैवी वर्ड बता दिया, कस्टोडियल डेथ। देखो कस्टडी दो तरीके की होती है, एक पुलिस कस्टडी और एक जुडिशियल कस्टडी। जब आप पहली बार जाते हैं तो आप किसकी कस्टडी में रहते हैं? पुलिस। समझ में आ रहा है? फिर आप कहाँ ले जाए जाते हैं? और कितने घंटे के अंदर? कि 48 घंटे के अंदर। केस बनने के 48 घंटे के अंदर आप कहाँ चले जाते हैं? जुडिशियल कस्टडी। जब जज साहब आपको जेल भेजें तो वो कौन सी होती है? इसीलिए आपने देखा होगा जेल की जो पुलिस होती है वो अलग होती है। जेल की पुलिस अलग होती है हमेशा, जेलर साहब। क्योंकि जेल की पुलिस किसके अंडर होती है? उसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। और जब थाने में बैठा लिए जाते हो तो थाने की पुलिस अलग होती है। खतरनाक कौन सी होती है? दोनों ही होती हैं। ज्यादा। इसमें तो तुम फंस चुके होते हो।
इसमें तो उसको पता है तुम कितने दिन बाद निकलोगे। पर इसके पास बहुत लोग हैं मारने पीटने को। ये आपस में ही बहुत मार पीट कर लेते हैं। जेल कैसी होती है जेल? क्या सोच रहे, बहुत अच्छी होती है क्या जेल? और पुलिस कस्टडी, जो थाने में बैठा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पुलिस कस्टडी। कभी कभी पुलिस इतना मारती है कि पुलिस यहीं डेथ हो जाती है। देखो समझो बात, कभी कभी मारती है और कभी कभी, समझ रहे हो तुम लोग कैसे मार दिया जाता है? कस्टडी में मर गया। समझ में आ रहा है? तो पुलिस बहुत मिसयूज करती है। हमने तुमको पकड़वा लिया, अब तुमको इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो शायद तुम कुछ करो। तुम नॉन बहुत कम इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, और बहुत कम, तुम समझो इंडिया में बहुत नीचे, बहुत दिक्कतें हैं, है ना? कहीं से कोई भी उठा लिया, क्राइम किया था किसी ने, उठा लिया किसी और को, मार भी दिया, तो ऐसी डेथ्स बहुत होती हैं। पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई या जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो गई, इन सब डेथ्स को क्या बोलते हैं? तो ये बस इसी के लिए लड़ते रहते हैं कि इंडिया में कस्टोडियल डेथ बहुत हो रही है। और वो हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी। समझ में आ रहा है? नहीं होगी, होती रहेगी, वो पुलिस कर लेती है उसमें कुछ। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि तुमको किसी और के केस में उठा के ना पकड़ लें। हाँ, पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, उसमें वैसे ही बहुत शौकीन शौकीन लोग होते हैं। अब तुम बाकी समझदार हो, कहाँ से शुरू करेंगे और फिर तुमको कहाँ छोड़ेंगे। पकड़ लेंगे, बस ये समझ लो, फ्राइडे को पकड़ेंगे, कोर्ट बंद होती सैटरडे संडे। ये भी एक तरीका होता है। अगर आपको किसी को असली में टॉर्चर करना है तो आप उसको फ्राइडे को उठवाइए। क्यों? पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी के अंदर ले जाना 48 घंटे का नियम है, आपको लेके जाना है जज साहब के पास, है ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए जो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। मतलब समझो, अभी हमने तुम्हारे साथ कुछ कांड किया, जो हमको पता है कि हमको इस पे पुलिस उठाने आ सकती है, हमने तुमको पकड़ लिया, कुछ किया तुम्हारे साथ, हमको पता था आदेश शर्मा कॉल करके पुलिस बुलाएगा, है ना? तो हम पहले से ही वकील को कॉल कर लेंगे। अब हम ले लेंगे बेल। बेल क्या होती है? बेल होती है कि देखो सर, कोई ज़रूरी बात नहीं, हो सकता है सज़ा हो भी और ना भी हो, क्राइम अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन मैं जेल, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से बाहर रहूँगा। आप मुझे जब बुलाओगे सर मैं आ जाऊँगा। पुलिस कस्टडी में क्यों रखा जाता है? कि कोई बयान लेना हो तो इसको पकड़ लो, है ना? और जुडिशियल कस्टडी मतलब अब तो जेल हो ही चुकी है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ऐसा करो मुझे यहाँ मत भेजो प्लीज़, आप मुझे जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, आप मुझे क्या दे दो? बेल। लेकिन एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, हमको पता था कि इस केस में हमको क्या लेनी पड़ेगी, तो हम उससे पहले से लेके बैठे थे। ये जब तक पुलिस बुलाते तब तक पहले ही हम जाके बयान दे आए, किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। और पुलिस आएगी उसको पहले दिखा देंगे, देखो सर बेल लेके बैठे हैं। लेकिन हर आदमी इतना सोचता है? नहीं, हर आदमी के लिए मजिस्ट्रेट एक्सेस में होगा? नहीं ना। जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो होते हैं, इसलिए उनको जल्दी पुलिस उठाती नहीं, पकड़ती नहीं। कैसे पकड़ेगी, वो पहले से एंटिसिपेटरी बेल लिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये क्यों बता रहा था मैं तुमको? हाँ, अब देखो, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में कितनी देर में ले जाना है? अब ये 48 आवर्स में कैच है, इसमें लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं बनते। 48 आवर्स जो ये होते हैं, ये कैसे होते हैं? ऑफिशियल। ये नहीं कि फ्राइडे 8 बजे उठाया है तो संडे 8 बजे तक लेके जाओ। जो सरकारी 10 से 5 का टाइम है वही ऐड हो रहा होता है। तो हम तुमको फ्राइडे को उठाएंगे, अगर हमको मान लो तुमको उठवाना है थाने में, हमने तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर करा दी, अगर करानी हुई, या मान लो किसी लड़की से करवा दी, जितना भी तुमको गहरा पकड़ना है, भले ही झूठी हो चाहे जैसी भी हो, अब वो अगर नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है तुमको फ्राइडे को उठा लेगा। सैटरडे कोर्ट बंद, संडे कोर्ट बंद। अब मंडे से जुड़ना शुरू होंगे तुम्हारे 48 घंटे। अब 2 दिन तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? अगर इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, कोई बैकिंग नहीं है, तो क्या करेगा पुलिस? कहाँ से ज़्यादा पैसा पागे? हारेगी 2 दिन। फिर चलते जाना मंडे को। इसलिए तो तभी तो दूर रहते हैं पुलिस। तुम जो भी देखो, हम लोग को दूर ही तो रखते हैं पुलिस, पुलिस से। क्यों रखते हैं? इसीलिए बहुत ईजी होता है।
मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ईजी होता है। अगर पुलिस चाह ले तो बहुत ईजी होता है, या कोई ऐसा चाह ले जो कर सकता है, और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बहुत ईजी होता है पुलिस के लिए आपको तोड़ना। और पीट देती है, 100% पीट देती पुलिस। 10 15 20 हज़ार रुपये में पीट देगी पुलिस, अगर वो समझ गई कि अगला कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो 20,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी 2 दिन की कुटाई के लिए। चलो आगे। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर कौन होता है? कौन होता है गवर्नर? जल्दी बताओ। एक कंट्री होती है, स्टेट होता है, कंट्री को क्या बोलते हैं? स्टेट। और कंट्री को चला कौन रही होती है? गवर्नमेंट। एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है हेड ऑफ स्टेट। सेंट्रल लेवल पे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? पीएम। और स्टेट लेवल पे हेड ऑफ स्टेट कौन है? गवर्नर। और हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। समझ पा रहे हो अंतर? एक होता है देश का हेड और एक होता है सरकार का हेड। देश का हेड है प्रेसिडेंट, पर सरकार का हेड कौन है? मोदी जी, पीएम। ऐसे ही स्टेट, जो स्टेट होता है, राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इनका स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। बस यही न्यूज़ है। कौन चेंज हुआ है? ओडिशा के नए मिजोरम गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंभम पाती हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। मिजोरम की कैपिटल क्या होती? मिजोरम की कैपिटल यार ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐजवाल। ऐजवाल। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार के साथ कौन सी स्टेट्स इंडिया की बॉर्डर शेयर करती हैं? एक ही थोड़ी करती है, उत्तर आसाम। सिर्फ एक ही थोड़ी करेगी। और कौन कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से स्टेट्स हैं? जम्मू कश्मीर सब मानते हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 4 हो गए। श्रीलंका के साथ इंडिया का कौन सा बॉर्डर है? पानी की, ये इंडिया है और ये श्रीलंका। यहाँ बीच में एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। स्टेट क्या होता है? दो बड़े लैंड मासेस के बीच में अगर कोई पानी की बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। दो बड़े लैंड मासेस के बीच में अगर पानी की बॉडी है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पानी की बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। श्रीलंका हो गया। अब यहाँ पे आओ, पाकिस्तान हो गया। बांग्लादेश तुम्हारा होमवर्क है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन कौन से स्टेट्स हैं। चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? इंडिया और चाइना में कौन कौन से स्टेट्स कॉमन है? जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। याद रखो भाई, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। पाकिस्तान के साथ 4, ऊपर से आओ, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात। फिर श्रीलंका के साथ एक वाटर बॉडी, पाक स्टेट। बांग्लादेश इज योर होमवर्क। चाइना, कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अब कौन सा बच रहा है? म्यांमार। इसीलिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछता है? म्यांमार। बता दो म्यांमार के साथ। हाँ, लिखो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तभी तो बताया है, वो देखो मिजोरम का वहाँ नाम आया है। और क्या होता है मिजोरम में? नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद कैसे रखेंगे? अरुणा मामी। अरुणा मामी। नागालैंड की कैपिटल नहीं याद आ रहा? अरुणा मामी समझ रहे हो कैसे होगा? ARU फॉर
अरुणाचल, एन ए फॉर, एम ए फॉर, नहीं, एम ए फॉर मणिपुर, एम आई फॉर मिजोरम, अरुणा मामी। समझ में आया? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड मालूम है क्या है स्कॉटलैंड? हम्म, पेन कहाँ रख दिया? क्या है स्कॉटलैंड? बता दो प्लीज। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में अंतर क्या है? हम्म, इंग्लैंड के अंदर आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में अंतर क्या है? बताओ। सुना है? यूनाइटेड किंगडम सुना है, यूके। तो यूके है तो इंग्लैंड क्या है? किसके अंदर आता है? इंग्लैंड के अंदर आता है ये। हम्म, तो यूके के अंदर क्या क्या आता है? हम्म, इंग्लैंड आता है और ब्रिटेन। अच्छा चलो, यहाँ एक चीज और जोड़ लो, ब्रिटेन किसको बोलते हैं? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं ग्रेट ब्रिटेन में रहता हूँ ना कि यूके में, तो ये सही है? नहीं। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन बड़ा है कि यूके? और सबसे छोटा क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद तो बेसिक है। यूके देखो क्या है, यहाँ लिखो इंग्लैंड और यहाँ लिखो ग्रेट ब्रिटेन। देखो, जिस देश में इंग्लिश बोली गई वो इंग्लिशमैन कहलाए, और उन्होंने वो हो गए इंग्लैंड। ठीक। बोलते स्कॉटलैंड में भी इंग्लिश है, पर इंग्लैंड के पास में एक देश है स्कॉटलैंड। इंग्लिश, इंग्लैंड के पास एक देश है स्कॉटलैंड। पूरे वर्ल्ड में इसके केक बहुत फेमस हैं। क्या फेमस है? केक्स। केक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड से लिकर भी है, स्कॉच। स्कॉटलैंड। ठीक। स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग कहलाते हैं स्कॉटिश। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके कहलाते हैं अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आया? पक्का? अब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स नाम की एक कंट्री है, वेल्स, और नॉर्थ आयरलैंड, इन चारों को जोड़ लो तो क्या बन जाएगा? यूके। और इंग्लैंड अपने आप में कंट्री है। मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, यूके एक कंट्री नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन दो कंट्री से बन के कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ आयरलैंड जोड़ो और वेल्स जोड़ो तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड एक हिस्सा है बस। लंदन किसकी कैपिटल है? यूके की कैपिटल है, ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल है कि इंग्लैंड की? इंग्लैंड की हो गई। कंट्री तो इंग्लैंड ही है। ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री थोड़ी है। दो कंट्री मिलके ग्रेट ब्रिटेन कहलाती हैं। ये सब मिलके यूके कहलाती हैं। नहीं, वो सिर्फ उसमें इंग्लैंड खेलता है। जो इंग्लैंड की मैंने क्या बोला, ग्रेट यूके इज नॉट अ कंट्री, इंग्लैंड इज अ कंट्री। दैट इज वाई इंग्लैंड प्लेज। और अगर कोई अच्छे से क्रिकेट फॉलो करता होगा तो स्कॉटलैंड की भी टीम है। और अच्छे से फॉलो करते होगे तो आयरलैंड की भी टीम है जिससे वो खेलता है। ओवेन मॉर्गन है, ओवेन मॉर्गन, जो इंग्लैंड का कैप्टन था, वो पहले किससे खेलता था? आयरलैंड से। एक नीलो ब्राइन खेलता है, केविन ओ ब्राइन खेलता है। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वेल्स की भी टीम है ना, वेल्स की भी टीम है। समझ में आ रहा है? पर ये लोग चला के इंग्लैंड में पैसा ज़्यादा है, अच्छा कोई खेलता है तो अपने साथ ले लेते हैं। वहाँ वो लोग डेवलप्ड हो चुके हैं भाई। अभी हमारे यहाँ क्या चलता है देखो, कि नहीं बाहरी है, बाहरी है, हम लोग रिलीजन पे लड़ रहे हैं अभी कि नहीं। और देखो यूके कितना एडवांस है, इंग्लैंड, उनका प्राइम मिनिस्टर इंडियन है।
हाँ लेकिन वो अपना अधिकतर भरे हैं, मेरी बात सुनो। सही बात है, अधिकतर भरे हैं। मान लेते हैं एक कंट्री है फॉरेन, इंग्लैंड, अधिकतर इंडियन भरे हैं। अधिकतर का मतलब सब थोड़ी इंडियन भरे हैं। 100 में से 20% होंगे, 25 होंगे, पर तब भी पीएम तो इंडियन बन रहा है। वो लोग डेवलप हो चुके हैं। कास्ट, कलर की, रिलीजन, इसे थोड़ा सा ऊपर सोच रहे हैं। तभी तो ऋषि सुनक को एक्सेप्ट कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये तो क्यों करेंगे? हम लोग बनने दिए सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर? इतना एडवांस है इंडिया अभी कि है बना लोगे? बताओ। मेलेनी जी को बनाओगे तुम यहाँ की पीएम? नहीं बनाओगे भाई। ये बता क्यों रहा था मैं तुमको, ग्रेट ब्रिटेन अलग टीम है, इंग्लैंड की अलग टीम है। समझ में आ रहा है? आगे चलो। ये याद रख लोगे? नाम, नाम तो तुम्हें ही याद करना है। अब देखो इसमें भी क्या याद करना है। कौन बना है? ये अलाउ होना चाहिए। चलो एक एथिकल क्वेश्चन पूछते हैं। आर्मी से रिटायर्ड आदमी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? तभी तो जनरल है। पॉलिटिक्स में आना चाहिए? आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? हम्म। हम्म। मतलब बांग्लादेश? इंडिया बहुत अलग देश है भाई। इंडिया में ये सब नहीं होता है। इंडिया बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तो मेरा फेवरेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल चाहते तो देश जा लेते उस टाइम पे। एकदम अनपढ़ देश था। छूट अलग रहा था, गरीबी अलग थी। उसके बाद भी बिल्ड कर दिया नेशन। और डेमोक्रेसी नहीं होती तो मोदी जी आए कैसे? अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती तो मोदी जी के पास कहाँ से आया? खैर ये सब छोड़ो। केरला, केरला के गवर्नर कौन बन गए? आरिफ मोहम्मद। ये याद रखना है, ये मेरे को नहीं याद रखना है, तुम्ही लोग को याद रखना है। समझ में आ रहा है? केरला में से केरला का किस स्टेट को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री? हाँ, केरला। केरला में कौन सी रिवर बहुत पॉपुलर है? केरला की सबसे पॉपुलर रिवर। तुम लोग केरला को भी इंडिया का पार्ट मानते हो ना? तो याद क्यों नहीं, नदी वदी क्यों नहीं पता है वहाँ की कुछ? यही कानपुर, सीतापुर। हम्म, क्या? या बात। पढ़ो भाई, केरला भी पढ़ना है, लिखो पेरियार। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, बस। तुम क्या बता रहे हो? तिरुवनंतम नाथमपुरम, ट्राइवेंड्रम, ट्राइवेंड्रम तिरुवनंतपुरम, ट्राइवेंड्रम। ट्राइवेंड्रम का पुराना नाम कोची। वास्को डी गामा कहाँ आया था सबसे पहले? कोची। कोची में कौन सी जगह? वास्को डी गामा जानते हो? हु इज वास्को डी गामा? फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेकंड CO2। ये देखो, यहाँ पे एक देश हुआ करता था टर्की, है ना?
टर्की ने कैप्चर किसको कर लिया था? पूरे यूरोप को। पहले ट्रेड ऐसे होती थी, पहले ट्रेड ऐसे होती थी, यूरोप से सामान बनता था, मेडिटेरियन सी आता था, रेड सी होते हुए इंडिया पहुंच जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे कौन आ गए? यहाँ कौन आ गए? हाँ, टर्किश। ठीक। 1453 में उन्होंने क्या किया, इस रूट को कैप्चर कर दिया, बंद कर दिया। अब यूरोप पागल होने लगा, तो वास्को डी गामा पहला आदमी था जो ये तरीके से इंडिया आया था। समझ में आ रहा है? कहाँ का था? पोर्चुगल। सबसे पहले इंडिया में कहाँ आया था? कोची। और कोची में उसका किस राजा ने उसका स्वागत किया? जैमोरिन। समझ में आ रहा है? हैवी हो रहा है? हैवी हो रहा है? अब देखो, क्या मतलब है इसका? ये याद करना होगा, है ना? और ये लिस्ट चेंज होती रहती है। अरे गवर्नर चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम तक नहीं होगा, दिसंबर तक हो सकता है। आगे आओ, ये जरूरी नहीं है। चले आगे, और डिफेंस पे आ जाओ। एक्सरसाइज क्या होती है, जल्दी बता दो कोई। एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। व्हेन आई से मिलिट्री एक्सरसाइज, व्हाट डू आई मीन? मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री क्या होता है? मिलिट्री और आर्मी में अंतर क्या होता है? हैं? बताओ बताओ, आर्मी बॉर्डर पे जाती है और मिलिट्री? देखो ये सब तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए ना यार। क्या होती है आर्मी? आर्मी डिफेंस करेगी, और मिलिट्री अटैक। क्या होता है मिलिट्री का आदमी? मिलिट्री का आदमी, इसका क्या मतलब होता है? हम्म? क्या होती है मिलिट्री और आर्मी में अंतर क्या होता है? होमवर्क है, याद करना। पहला होमवर्क क्या दिया? बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन। दूसरा होमवर्क क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड मिलिट्री। अब बताओ, देखो एक्सरसाइज क्या होती है? इंडिया के, मान लो फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, इंडिया के फ्रांस के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया और फ्रांस कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं, अपन साल में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे? कि अगर हम पे किसी थर्ड पार्टी ने अटैक किया, तो हम मिलके कैसे लड़ेंगे। समझे मतलब? प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। अगर बंदूक चलानी है वॉर में, तो मॉक दोगे ना। तो अब देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। अब अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से क्या कराते रहते हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया जापान के साथ भी करता है, इंडिया फ्रांस के साथ भी करता है, इंडिया यूएस के साथ भी करता है। हम पाकिस्तान के साथ नहीं करते हैं, कुछ दो तीन कंट्रीज के साथ नहीं करते हैं, बाकी इंडिया सबके साथ क्या करता है? मिलिट्री एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है? अब हर एक्सरसाइज का नाम अलग हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? मैं तुमसे बोलूंगा इंडिया श्रीलंका मिलिट्री एक्सरसाइज, उससे अच्छा अब जो मैं हर साल कराना है, तो मैं उसका नाम रख दूंगा स्लाइनेक्स। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इंडिया यूएस भी करता है। अब ये होती रहती है साल भर, है ना? तो हम या तो धीरे धीरे पढ़ते चले। अब जैसे देखो, ये किसके किसके बीच में है? इंडिया और कंबोडिया। कंबोडिया क्या है? कंबोडिया क्यों फेमस है इंडिया में? ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ बना है? लॉर्ड ब्रह्मा, जानते हो लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश? तो ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ होती है? होती है इंडिया में ब्रह्मा जी की पूजा? कौन करता है? तुम लोग किसके घर में ब्रह्मा जी की फोटो रखी है? ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, कहाँ होती है? पुणे में? नहीं, कुछ हिंदू मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में भी तो है, ब्रह्मा जी को बताया गया था कि तुम्हें पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी के दो ही मंदिर ऐसा मानते हैं।
हो गया। देखो किसी दूर दराज में तो बहुत कुछ होता है, इंडिया में कुछ कुछ गांव में तो बहुत चीज़ें होती हैं, पर मोस्टली इट इज़ बिलीव्ड कि ब्रह्मा जी के टेम्पल्स नहीं होते हैं। तो दो टेम्पल्स बहुत फेमस हैं, एक तो पुष्कर का, पुष्कर राजस्थान में है, और दूसरा अंकोर वाट। अंकोर वाट कहाँ पे है? कंबोडिया में। कंबोडिया के आज भी नोटों पे लक्ष्मी लक्ष्मी जी का फोटो बना हुआ है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये जितनी कंट्रीज हैं, ऑल दीज पीपल वर हिंदू पीपल। कैसे बताऊं? वहाँ पे आज भी जो नाम होते हैं वो हिंदी होते हैं। इंडिया में एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इस पर क्रिटिक करूँ, पर इंडिया के देखो इस्लाम में कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस्लाम कोई नया है, बहुत पुराना रिलीजन है, बट देखो इंडिया के इस्लाम में एक पेक्यूलर चीज़ है। जब किसी देश में इस्लाम पहुंचा तो उन्होंने वहाँ पे प्रिंसिपल्स फॉलो किए, उस रिलीजन को माना, लेकिन नाम नहीं चेंज किए। मेरी बात समझो, एक होती है ज्योग्राफी, उस देश की ज्योग्राफी वैसी ही रहेगी। इंडिया में बहुत पानी है, लेकिन सऊदी अरेबिया वाज वाटर डेफिशिएंट, तो जो उनका टेक्स्ट बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया। थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ो, समझ पा रहे हो? अब जैसे मान लो हिंदू रिलीजन में, कुछ रिलीजन में चिकन मीट नॉट अलाउड, इस्लाम में अलाउड। अरे इस्लाम इज कमिंग फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया में क्रॉप्स इतनी है ही नहीं। अब अगर यहाँ पे हिंदुइज्म फैल रहा होता तो हिंदुइज्म में भी यही होता है, नॉन वेज वुड हैव बीन अलाउड, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी को नीड है उसकी। जैसे इस्लाम में लिकर इज बैन, क्यों? जो मैंने तुमको अभी बताया था कि वास्को डिगामा ऐसे भी तो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे रोक दिया गया था। किसने रोक दिया था? टर्की ने। टर्की वॉज अ मुस्लिम कंट्री, यूरोपियंस वर क्रिश्चियंस। तो ऐसा क्या हो गया कि 1453 में बंद किया और 1498 लग गई आने में? क्यों? क्योंकि ये इन पे प्रेशर बना रहे थे कि फॉलो इस्लाम, तब हम आपको ये रूट देंगे। अब ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? अब ये मत बोलना कि नहीं वो सर एकदम पक्के अपने धर्म के थे तो उन्होंने चेंज, ऐसा कुछ नहीं होता। तलवार रख दूंगा तो अभी तुम भी बदल दोगे। क्यों? क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि समझो, यूरोप है ठंडा, यूरोप है ठंडा, इस्लाम में क्या बैन था? अल्कोहल। बिना अल्कोहल के यूरोप में कैसे सरवाइव होगा? अब इस्लाम इज कमिंग फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया में टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी में दारू कैसे डाइजेस्ट होगी? अब समझो, हर आदमी जाके तुमको इतने रीजंस नहीं देगा। कुछ होते हैं लीडर, कुछ होती है भीड़। भीड़ को सिर्फ बताया जाता है दारू पीनी नहीं है, ये दिमाग मत लगाओ क्यों नहीं पीनी। ये मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इंडिया में क्या हुआ, इस्लाम का जो लैंग्वेज आ रहा है वो अरेबिया से आ रहा है। इंडिया में क्या किया मुस्लिम्स ने, नाम भी अरेबिक रखने लगे। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है वही नाम रख रहे हो तुम। जैसे फाद नाम रख दिया, अब फाद का मतलब होता है चीता, अब लेकिन फाद अरेबिक वर्ड है। पर जो इंडोनेशिया है, ऐसे देश है, इन्होंने दे हैव अडॉप्टेड इस्लाम, बट दे हैव नॉट चेंज देयर कल्चर। कल्चर और रिलीजन में अंतर है। अब देखो ना इंडिया, अब जैसे देखो कल्चर क्या है, जैसे साउथ, जो साउथ एशिया है वो हमेशा रिसोर्सेज में रिच रहा है, खेती हुई है बहुत, पानी रहा है, दूध रहा है, कैटल रहे हैं। तो तुम देखो जो अराबिक फॉर्म ऑफ इस्लाम है उसमें कव्वाली वगैरह नहीं है, बहुत फूल माला नहीं है, लेकिन जो साउथ एशियन फॉर्म ऑफ इस्लाम है उसमें सब कुछ है। फूल भी तो चढ़ाते हैं ना, मज़ार पे गए होगे, फूल चढ़ाते हैं ना, लेकिन इस्लामिक फॉर्म ऑफ अरबिक फॉर्म ऑफ इस्लाम में कहाँ चढ़ाते हैं? म्यूजिक व्यूजिक का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर है। समझ में आ रहा है? क्या बताना चाह रहा था मैं तुमको? ज्योग्राफी पे डिपेंड क्या करेगी? कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ज्योग्राफी। ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुत लोग बोलते हैं, देखो मैं तो बोल भी सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो बाय कास्ट ब्राह्मण। अब देखो ब्राह्मण ब्राह्मण बोलेगा कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। अरे भाई तुम यूपी में रहते हो, कैसे नॉनवेज खाओगे? यहाँ पे गेहूँ चावल होता है। अभी तुम वेस्ट बंगाल में पैदा हो जाते तो फिश खाते ही।
मेरी बहुत सारी फैमिली रहती है वेस्ट बंगाल में, वो सब खाते हैं। क्यों खाएंगे? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी वही है, वहाँ पानी में मछली मिलेगी। समझ में आ रहा है? चलो आगे। एक्सरसाइज कौन सी हुई इंडिया और कंबोडिया के बीच में? इन बैग्स। अब बस कुछ नहीं याद करना है, ऐसे लिखो इंडिया, ऐसे लिखो कंबोडिया, और सामने क्या लिख दो? थिन बैग्स। आगे आओ। बेकार है ये, आगे आओ। अभी देखो, फिर वही चीज़ है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? हम्म, थिन बैग्स। या आगे आओ भाई। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में? एक्सरसाइज का नाम क्या है? किसके बीच में है? इंडिया और मलेशिया। समझ में आया? मलेशिया की कैपिटल कुआला लंपुर। आगे आओ। ये बेकार है, आओ। अच्छा, इस पे, इस न्यूज़ में एक चीज़ सीख लो। इंडिया में टाइटल्स अलाउड हैं, यस और नो? टाइटल समझते हो? क्या टाइटल्स होते हैं? अगर मैं अपने नाम के आगे राजा लगाना चाहूँ, मैं लगा सकता हूँ? बताओ। लगा सकता हूँ है? पक्का? अच्छा, सैफ अली खान अगर अपने नाम के आगे नवाब लगाना चाहे, लगा सकते हैं? क्यों? नवाब फैमिली से तो, पटौदी का नवाब है। पटौदी एक जगह है गुड़गांव के पास। दिल्ली से राजस्थान जाओगे तो पटौदी पड़ता है। बताओ। हम तो नहीं लगा सकते, हम है ही नहीं नवाब फैमिली से, लेकिन मान लो हम नवाब फैमिली से होते तो मैं अपने नाम के आगे नवाब लगा सकता हूँ। हाँ। मान लो हम राजा और बनारस के बेटे होते, तो हम राजा अपने नाम के आगे लगा सकते थे? नहीं लगा सकते। ऑफिशियली नहीं लगा सकते। आप अनऑफिशियली हमको कुछ भी बोलते रहे। सैफ अली खान, बॉलीवुड में, मूवीज में, टीवी में तुम नवाब बोलते रहो, आधार कार्ड में नवाब लिख सकता है? बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। हम जब जब मैं कुछ पूछूं तो लीगल सेंस में ही बात कर रहा हूँ। कैन सैफ अली खान राइट द वर्ड नवाब इन फ्रंट ऑफ हिज नेम? कि नवाब सैफ अली खान? क्यों नो? राजा, महाराजा, डॉक्टर फिर कैसे लगा लेते हैं? देखो, इंडिया में 1971 तक, कब तक? 71 तक ये नाम वाम लगाना अलाउड था। ये भी इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया। 1973 में प्रीवी पर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट लाए, एक एक्ट लाए, याद नहीं करना। और 71 में बोल दिया कि आज से कोई भी राजा वाजा नहीं रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में भी लिखा हुआ था। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 18 में, मतलब इंडिया में महाराजा, राजा, और जो भी तुम समझ सकते हो बड़ी बड़ी चीज़ें, वो लगाना अलाउड नहीं है, भले ही आप उस फैमिली से आते हो या नहीं आते हो। फर्क पड़ेगा अब इधर, एकेडमिक्स अगर है, मिलिट्री है, तो ये सब अलाउड है। इसे लोग कर्नल, डॉक्टर, एडवोकेट लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक तुमने कुछ कुछ लोगों का नाम सुना होगा, सर बोलते हैं, सर। सुना है सर? बताओ। सर रॉबर्ट क्लाइव, सर एलाइस्टर कुक, हाँ, सर आइजैक न्यूटन। सर कहाँ से वर्ड आता है? चलो, तुम अगर चाह लो आज कि अपने नाम के आगे आपसे लिखोगे सर नमन वाजपेयी, मान लो, हंसने की कोई बात नहीं है, तो सर नमन वाजपेयी लिखा जा सकता है? क्यों? ये सर की उपाधि कहाँ से मिलती है? एक होता है ये वाला सर नमन वाजपेयी सर, एक होता है सर नमन वाजपेयी। ये कहाँ से मिलती है उपाधि? बताओ। कैसे मिलती है? इंडिया में है कोई ऐसा? देखो, इंडिया में नहीं है। क्यों? जो ब्रिटेन की क्वीन है, क्वीन, वो अपने सब्जेक्ट्स, मतलब
जो उसके अधीन आते हैं लोग, उसमें जो लोग अगर किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं उसको टाइटल देती है सर का। वो नीचे बैठता है और फिर अपनी एक तलवार लाती है, तलवार उसकी गर्दन पे रखती है और फिर ये बताती है कि अब मैं इसको ये टाइटल दे रही हूँ। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे। सचिन ने क्रिकेट में कितना नाम कमाया। इंग्लैंड का नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट। इंडिया का कोई नेशनल गेम है? नहीं, इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल गेम। आज गूगल करना। हॉकी हॉकी तुम वो सब स्कूल स्कूल में पढ़े हुए हो। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल गेम। इंग्लैंड का नेशनल गेम कौन सा है? क्रिकेट। तो क्वीन ने बोला सचिन तेंदुलकर को कि सर सचिन सचिन मैं आपको, आपने जो क्रिकेट एज अ फील्ड को इतना दिया है, मैं आपके नाम के आगे अब क्या लगाऊंगी? सर। तो सर सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर पहुंचे कहाँ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो परमिशन नहीं मिली। मिली होती तब तक सर लग रहा होता। क्यों? हमने ये बोला कि हम कभी क्वीन के अधीन थे, पर अब हम क्वीन के अधीन नहीं है, तो हम सर नहीं लेंगे। लेकिन जो कंट्रीज देखो आज भी क्वीन को मानती हैं वो लगाता है। अगर कोई क्रिकेट फॉलो करता होगा तो देखो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स, क्योंकि वेस्ट इंडीज पे भी किसने रूल किया था? ब्रिटिश ने। न्यूजीलैंड का एक क्रिकेटर सुना होगा सर इयान बॉथम। चेक करना आज, सर इयान बॉथम। न्यूजीलैंड पे किसने रूल किया था? क्वीन ने। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन माना जाता है? सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन नहीं सुना? डॉन ब्रैडमैन। सर लिखा है उसके नाम के आगे। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। सर कहाँ से लगा है? क्वीन। और जबकि ये कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया। पर ऑस्ट्रेलिया अपने आप को अभी भी किसके अधीन मानता है? एक तरीके से क्वीन। हम नहीं मानते, इसलिए अपने यहाँ पे तुमको सर वर्ड नहीं मिलेगा, नहीं तो अब तक कई लोगों को सर मिल चुका होता। समझ में आ रहा है? जैसे तुमने सुना होगा सर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जनगण मन लिखा, जब इंग्लैंड का राजा जो था उस टाइम पे वो इंडिया आया और जयपुर पूरा पिंक पेंट किया गया उनके आने पर 1911 में। 1911 में कि जेम्स फाइव आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया। तब यहाँ का राजा कौन था? ब्रिटेन। तो जयपुर पिंक पेंट किया गया, तो उनके लिए उन्होंने इन्होंने जन गण मन गाना लिखा। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की को रानी ने किसका टाइटल दिया? लेकिन जब 1919 में, इसके 6 साल बाद, 11 में लिखा, 13 में टाइटल मिला, 19 में जलियांवाला बाग हुआ। जब जलियांवाला बाग हुआ तो अगली सुबह रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना ये टाइटल वापस कर दिया। इसलिए तुम कहीं कहीं पढ़ोगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर और कहीं पढ़ोगे रविन्द्रनाथ टैगोर। समझ में आ रहा है? जो तुम देखो पुराने फ्रीडम फाइटर्स, उनमें कई लोगों के नाम के आगे तुमको क्या मिल जाएगा? दयानंद सिन्हा। समझ में आ रहा है? आपसे सर का मतलब समझ पाए? चलो आगे। अब तो नमन बाजपेयी तुम कभी सर बन सकते हो? हाँ? पक्का? क्यों नहीं बन सकता? अरे तो गधों, यूके की वो ले लेगा सिटीजनशिप। मैंने तुमसे पूछा बन सकता है कि नहीं बन सकता? टेक्निकली ऑन पेपर तो बन सकता है। यूके चला जाए। यूके अपनी सिटीजनशिप कितने साल में देती है? 5 साल में। अगर नमन बाजपेयी को आज वीजा लग जाए तो नमन बाजपेयी 2030 में कहाँ का प्रेसिडेंट है, कहाँ का सिटीजन है? अब उसने कुछ अच्छा काम कर दिया तो तलवार रख दी जाएगी, है ना? तो तुमको सर का टाइटल मिल जाएगा। टेक्निकली तो मिल ही सकता है अभी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इससे कि हम अपनी सिटीजनशिप चेंज कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप यूएस के सिटीजन अभी बन सकते हैं। बस आप देखिए, आप बनना है तो उस तरीके की स्किल चाहिए आपको। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो आगे। सबमरीन क्या होता है? हम्म? पनडुब्बी। क्या करती है पनडुब्बी? हम्म। क्या करती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी तो पानी के नीचे से क्यों जाना है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पानी से नीचे जाने की जरूरत है? हम्म। चिप्स है।
बोट कहाँ, बोट से? हाँ हाँ। उस, देखो दो टाइप की सबमरीन होती है, कैसी? कितने टाइप की सबमरीन होती है? एक होती है हाइड्रोजन सबमरीन, और एक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। अच्छी कौन सी होती है? क्यों? हाइड्रोजन बॉम्ब? विच इज बेटर, न्यूक्लियर और हाइड्रोजन? वाई सो? हाँ। अच्छा, अगर किसी चीज को जलाना है तो डू वी रिक्वायर ऑक्सीजन? इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग? भाई बचपन में एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, जब कैंडल को बंद कर देते थे, ऑक्सीजन जीरो कर दोगे तो आग जलेगी कि बंद रो? ऑक्सीजन नहीं होगा अगर तो आग जलेगी कि नहीं? क्यों? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अब हाइड्रोजन को अगर जलाना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? पानी के बाहर, पानी में ऑक्सीजन नहीं होती। फिर? इंसान थोड़ी है, मशीन है कि पानी के बाहर ले चलो तब ऑक्सीजन मिलेगी। डिजॉल्व है ना, पानी में भी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है। बताओ। बस अंतर ये होता है, हाइड्रोजन सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। न्यूक्लियर सबमरीन के पास ये टेक्निक होती है कि वो पानी की ऑक्सीजन यूज कर ले। तो बेटर कौन सी सबमरीन होती है? इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है? किसने कहा? कितनी है? है या नहीं, इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, यस और नो? क्या नाम है उसका? बताओ। बोलो। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या होता है? हम्म। बताओ। बताओ भाई। बाकी रटने को तो रट लो, ऐसे ही रट लो। क्या लिखा है? इंडियन नेवी विल कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करेगी। कमीशन और डिकमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। और डिकमीशन मतलब? जिसको रोक देना। अब ये बताओ मुझे, इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, और अगर है तो उसका नाम क्या है? हम्म। यही नाम है। यही नाम है। आगे चलो, नीलगिरी का मतलब बता दो बस ऐसे ही। इससे मतलब नहीं, नीलगिरी क्या है? नीलगिरी क्या है? हम्म। वाटरफॉल? माउंटेन है कहाँ पे? क- कहाँ है? भाई पूछ सकता है, वेयर इज नीलगिरी के जो भी पहाड़ हैं कहाँ पे लोकेटेड है? नीलगिरी माउंटेन्स? कर्नाटका। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है? कॉफी कॉफी। कर्नाटका। और कर्नाटका में कॉफी के लिए कौन सी जगह, कौन सी पहाड़ियाँ फेमस हैं? नीलगिरी। यहाँ पे एक जानवर नीलगिरी तार भी बहुत फेमस है। अच्छा, बाबा बुदान की स्टोरी पता है किसी को? बाबा बुदान कौन है? बाबा बुदान नाम सुना है? बाबा बुदान? जल्दी बताओ। बाबा बुदान एक इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक। अब ये हज की यात्रा करने गए। जब ये हज की यात्रा करने जाते थे तो सऊदी अरेबिया में क्या मिलता था? सऊदी अरेबिया, देखो अराबिक जो, देखो जिस भी देश में ना आपके पास सॉइल अच्छी नहीं होगी, जिस भी देश में सॉइल अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या अच्छा नहीं होगा? एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो क्या अच्छा करना पड़ेगा? ट्रेड। इसलिए तुम इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन सी कम्युनिटी करती है? मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती। क्यों? वहाँ ज़मीन ही थी नहीं। तो ज़मीन नहीं था तो खेती नहीं थी, अब खेती नहीं थी, लड़का आलसी नहीं होगा, आलसी नहीं होगा तो घर से जाके व्यापार करेगा। यही तो होता था। अरेबिया में क्या है? खेती है नहीं, ऑयल तो अब मिल गया। तो अरबिक मर्चेंट्स होते थे, अरब वाले लोग ट्रेड बहुत करते थे। अब कॉफ़ी कहाँ मिलती थी? अफ्रीका में। कॉफ़ी कहाँ मिलती थी?
कॉफ़ी कहाँ मिलती थी? अफ्रीका में। अब ये अफ्रीका से लेके यहाँ पे हज पे लाते थे क्या? मक्का मदीना तो तब भी जाते थे लोग, क्या लाते थे? कॉफ़ी। अब लोग बहुत पॉपुलर थी इनकी, जो भी कॉफ़ी होती थी बहुत पॉपुलर होती थी, क्या चीज़? कॉफ़ी वॉज वेरी पॉपुलर। अब जितने लोग इंडिया से हज करने जाए वो वहाँ पी के आए, और फिर ये वहाँ बहुत एक्सपेंसिव बेचे। और दूसरी चीज़, वहाँ पे उस टाइम पे मौत की सज़ा थी अगर उन्होंने तुम्हें कॉफ़ी बीन्स ले जाते देख लिया देश के बाहर, तो सीधे मार देते थे। 7th 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से 1200 1300 साल पहले। तो एक बाबा बुदान थे, बाबा बुदान वेंट टू हज। तो बाबा बुदान ने अपनी दाढ़ी के अंदर क्या रख ली? कॉफ़ी बीन्स। तो वो चेक नहीं हो पाए। जब वो कॉफ़ी बीन्स इंडिया लेके आ गए अपनी दाढ़ी के बीच में रख के, तो वो जिस पहाड़ी पे गए वहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी की सैपलिंग लगाई। तब से ये फेमस हो गया नीलगिरी। इंडिया में सारी कॉफ़ी इसलिए कहाँ मेजरली कहाँ से आती है? कर्नाटका। कॉफ़ी के जितने बड़े ब्रांड कहाँ हैं, कहाँ के हैं? कर्नाटका। ऐसी सेम स्टोरी उसकी भी है, लिकर की। ये जो यूबी है, यूबी किंगफिशर, ये भी ऐसे ही कर्नाटका में एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से बनी थी। चलो आगे, आगे वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलो। ये कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है ये? बताओ। पिछली क्लास में बताया था। कौन सा मिनिस्टर है? बोलो। भाई तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहता, तुम लोग अंकुश सर से पढ़ो, तुम लोगों को वही समझ में आएगा। आगे चलो। कुछ याद है? ये पिछली बार में बताया तो था। हाँ, तुम लोगों की अंकुश सर की लगेगी सीयूटी की क्लास, उनसे जी के पढ़ो। तुम लोगों का मेरे से स्तर ही नहीं मैच होता है, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। चलो ठीक है, 72 तक हो गया है, आगे करेंगे। और बाकी तुम लोग अब अंकुश सर से पढ़ो, और जिसको भी नॉलेज लेना हो, वो क्लैट वाले करंट अफेयर में पढ़ ले। बाकी सीयूईटी की अलग से अंकुश सर क्लास लेंगे। तुम लोग मेरा सिर्फ समय खराब करते हो, तुम लोग को अच्छे से मालूम है। मैं 2 2 2.5 2.5 घंटे चीख के पढ़ाता हूँ, और तुम लोग को याद कुछ रहता नहीं है। तो तुम्हारा जो स्तर है उसी स्तर के इन चीज़ों के साथ पढ़ो। और बाकी हम लोग, अगर जिसको नॉलेज लेना है वो क्लैट के बैच में बैठेगा, तुमको याद कुछ रहता नहीं है।